हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 इज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, आप जाके देख सकते हो। इसके दो तीन पार्ट्स और आएंगे जिसमें हम बाकी के फर्दर क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम 2014 टू 2024। एंड वाले मिस मत करना बिकॉज वो सबसे रिसेंट ईयर्स को कवर करते हैं इंक्लूडिंग द लेटेस्ट 2024 ईयर। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी पीडीएफ्स अपलोड हो जाएंगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। इसके अलावा हम 8 से 10 मेजर सब्जेक्ट्स प्लस माइनर लॉज ऑलरेडी चैनल पे कवर कर चुके हैं, उन्हें भी देख लो, और जो नहीं हुए हैं वो हम अगले 3-4 दिन में कवर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई व्हेन। सेक्शन 10 सीपीसी का कब अप्लाई नहीं होता है? ऑप्शन ए, द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट। ऑप्शन बी, प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट। ऑप्शन सी, प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन एनी अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। या फिर ऑप्शन डी, व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन अ कोर्ट आउटसाइड इंडिया established by the central government. आंसर इज बी, प्रीवियस सूट इन अ पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट। जब सेक्शन 10 में जाओगे और स्टे ऑफ सूट देखोगे तो देखो सेम कोर्ट में हो, एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हो, तो वो केसेस में नहीं वर्क करेगा। ठीक है, अप्लाई करेगा उस केस में। तो सेम कोर्ट इन इन एनी अदर कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये दोनों ऑप्शंस में अप्लाई करेगा। हमसे नॉट पूछा है तो हमारे लिए ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यानी ये वाला भी हमारे लिए एलिमिनेट हो गया। क्या बचता है? फॉरेन कोर्ट, जो यहाँ लास्ट में मेंशन्ड है एक्सप्लेनेशन में। The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. यानी अगर फॉरेन कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में वो ट्राई नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे केस में कौन से वाले पे नहीं होगा? फॉरेन कोर्ट वाले पे। सेक्शन 10 बात करता है रिस सब्जुडिस की। ठीक है, कि अगर एक कोर्ट में ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है तो दूसरे में नहीं होगी, बट यहाँ पे वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज मैंडेटरी, डायरेक्शनरी, डिस्क्रिशनरी या ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है? पार्ट 1 में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वहां जरूर देखना। करेक्ट आंसर इज ए, मैंडेटरी। रेस जुडिकेटा की बात होती है सेक्शन 11 में। देखो, कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है ऐसे फॉलो करना, ऑप्शन नहीं है कि करोगे या नहीं करोगे, इट्स कंपल्सरी टू फॉलो इट जहां पे अप्लाई हो रहा हो, इसलिए इट इज मैंडेटरी इन नेचर। नेक्स्ट इज इंजंक्शन इज अ रेमेडी फॉर सिविल रॉन्ग एंड इज। इंजंक्शन एक रेमेडी है जब कोई सिविल रॉन्ग हुआ हो आपके साथ। उसके अलावा और क्या है? ऑप्शन ए, अ जुडिशियल प्रोसेस। ऑप्शन बी, अ प्रिवेंटिव रिलीफ। ऑप्शन सी, गिवन व्हेन देयर इज अ रॉन्गफुल एक्ट। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इंजंक्शन इनमें से हर चीज में आता है। एक प्रिवेंटिव रिलीफ है, अगर कुछ हो रहा हो तो आप इंजंक्शन पास करवा सकते हैं। इंजंक्शन भी हम पार्ट 1 में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। जुडिशियल प्रोसेस ऑब्वियसली क्योंकि जुडिशरी के थ्रू पास होता है, आप कोर्ट में अप्लाई करते हो एंड दे पास एन इंजंक्शन। प्रिवेंटिव रिलीफ है क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है, तो आप इंजंक्शन पास करवा दे रहे हो कि इस चीज पे स्टे लगवा दीजिए। एंड कोई रॉन्गफुल एक्ट हो रहा हो तो उस केस में होता है, तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 13 ऑफ सीपीसी। नाउ यू नो वेयर टू गो, ऑर्डर 1 रूल 13 जाके देखना है। तो ऑब्जेक्शन इस चीज पे अंडर दिस, इसके बारे में सवाल है। ऑप्शन ए, कैन बी टेकन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। बेसिकली ऑब्जेक्शन कब ले सकते हैं? can be taken at any stage of the proceeding. Option B, should be taken at the earliest possible opportunity or shall be invalid. Option C, can be taken in appeal or revision for the first time. Option D, either A or C. Correct answer is B, it should be taken at the earliest possible opportunity or it shall be invalid. जब बेयर एक्ट में जाके देखोगे ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर, वहां लिखा है दैट इट शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस। ठीक है, वेयर इश्यूज आर सेटल्ड, एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू बी वेव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। अब आपको बेयर एक्ट में ढूंढना है प्लेस ऑफ सुइंग, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन हैं। ऑप्शन ए, कैन बी टेकन ओनली बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जो जिस कोर्ट में सबसे पहले केस गया है वहां पे जो अर्लीस्ट पॉसिबल मौका हो वहां पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे केस नहीं होगा, प्लेस ऑफ सुइंग। ठीक है। ऑप्शन बी, कैन ऑल्सो बी टेकन बिफोर द एपेलेट कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर अपील होती है और वहां पे जाके आप पहली बार ये बात बोल सकते हो कि प्लेस ऑफ सुइंग गलत है। ठीक है। ऑप्शन सी, कैन ऑल्सो बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ रिविजन फॉर द फर्स्ट टाइम। या फिर डी, नन ऑफ द अबव। आंसर इज ए, कैन ओनली बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। 21 में देखोगे ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन में लिखा है नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी एपेलेट और रिविजनल कोर्ट। देखो दोनों में तो मना ही कर दिया गया, ये भी मना हो गया, ये भी मना हो गया। ठीक है। unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. unless ये नहीं हुआ है और फिर आप अपील करके जाते हो तो भले यहाँ पे हो सकता है, बट अगर फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं किया गया है तो इसमें अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे मेंशन्ड है फर्स्ट टाइम में यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ किया था फर्स्ट केस में अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे, फिर मान लो जो भी हुआ उसकी अपील गई एपेलेट कोर्ट या रिवीजन में कहीं पे, वहां पे कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम सीधे यही करोगे, नॉट अलाउड। ओके, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the retirement, removal or death of a next friend under order 32 rule 10 of CPC, the suit is liable to be। order 32 का rule number 10 of CPC,
सूट इज लायबल टू बी, ऑप्शन ए स्टेड, ऑप्शन बी डिसमिस्ड, ऑप्शन सी रिजेक्टेड, या फिर ऑप्शन डी ए बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। तो हम जाएंगे वहां पे और देखेंगे तो लिखा है स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स ऑन रिमूवल एक्सेट्रा ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे क्लियरली स्टेड मेंशन्ड है, फर्दर प्रोसीडिंग्स शैल बी स्टेड अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड इन प्लेस। तो आंसर इज ऑप्शन ए स्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिटन स्टेटमेंट द डिफेंडेंट कैन क्लेम, ऑप्शन ए सेट ऑफ, ऑप्शन बी काउंटर क्लेम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑर्डर रेट में देखोगे नंबर 6 में पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन अ रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमसे पूछा है रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट क्या क्लेम कर सकता है। प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ डेब्ट टू बी सेट ऑफ, तो सेट ऑफ तो कर सकता है, ठीक है, ए आंसर है, ओके। और 6 बी में लिखा है काउंटर क्लेम जो सेटल कर रहे हो उसको भी रिटन स्टेटमेंट में दे सकते हो, तो बी भी होगा। तो आंसर इज एक्चुअली सी बोथ ए एंड बी। यहाँ पे दिया है कि सेट ऑफ भी कर सकते हो, 6 बी में दिया है रिटन स्टेटमेंट में ही काउंटर क्लेम भी हो सकता है, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ सेट ऑफ कैन बी क्लेम, दो सिचुएशंस दी हैं, सेट ऑफ किस सिचुएशन में क्लेम हो सकता है, ठीक है। पहला देखते हैं, ए ओज द पार्टनरशिप फर्म ऑफ बी एंड सी ₹1000, बी और सी की पार्टनरशिप फर्म है और ए उन्हें ओ करता है 1000 रुपए। बी डाइज लीविंग सी सर्वाइविंग, फर्म के एक पार्टनर की डेथ हो जाती है एंड सी बचता है। ए स्यू सी फॉर अ डेट ऑफ ₹1500, ए जो है सी को स्यू करता है कि 1500 रुपए तुम्हें मुझे उधार वापस करने हैं, ड्यू इन सेपरेट कैरेक्टर, और ये इनका अपना पर्सनल था, ठीक है। सी वॉन्ट्स टू सेट ऑफ द डेट ऑफ 1000। तो सी क्या बोलता है कि तुम्हें हमें 1000 रुपए देने थे ना हम लोग को, उसमें से सेट ऑफ कर लेते हैं। तो क्या ये अलाउड होगा यहाँ पे सेट ऑफ या नहीं, ये पूछा है। आई होप दिस इज क्लियर। बी एंड सी की फर्म थी, ए को उनको 1000 रुपए देने थे, बी की डेथ हो जाती है, सब कुछ सी के पास आ जाता है। ए सी पे केस करता है 1500 की डेट के लिए जो एक सेपरेट कैरेक्टर में थी। सी वॉन्ट्स की सेट ऑफ कर लो, तुम्हें मुझे 1000 देने ही थे पहले, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, ए sues B for 20,000. B wants to set off the claim for damages for breach of contract for specific performance. ए स्यू करता है बी को 20,000 रुपीज के लिए, बी बोलता है जो हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ब्रीच हुआ है उसके बदले में सेट ऑफ कर लेते हैं क्लेम को। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड डी लिखा नहीं है, तब वो था नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर इसे शॉर्ट में बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, अगर एक लाइन में आपको समझाएं, कोई अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आप ये कह रहे हो कि मनी इज नॉट एन एडिक्वेट सब्सटीट्यूट, कि पैसा दे के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कुछ काम है जो आपको करना ही पड़ेगा तभी मेरी बात सॉल्व होगी, मनी इज नॉट द सोल्यूशन, तो उस केस में आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और हमने सेट ऑफ में पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ में बहुत क्लियरली ये देखा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, ये हमने पार्ट 1 में काफी डिस्कस किया था। ए सर्टेन सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल, प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए जिसको आप लीगली रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले में ए सर्टेन सम ऑफ मनी है, इधर 1000 है इधर 1500 है, वो आपस में सेटल करवाना चाहते हैं। इसने 20,000 के लिए केस किया है, अब वो बोल रहा है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है उसके बदले। हाउ डू यू वैल्यू दैट, उसका मतलब ही है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो सकती एग्जैक्टली, ये कुछ और यूनिक है, आपको कुछ एक्शन करना होगा तब ये बात सेटल होगी। उसको तुम 20,000 के बदले कैसे सेटल करोगे, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आंसर इज बोथ भी नहीं हो सकता, ये गलत है जब, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी ऑप्शन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इज प्रोवाइडेड आउटसाइड द कोड। ऑप्शंस हैं 80 सब क्लॉज 1, 89 सब क्लॉज 2, 89 सब क्लॉज 1 या 80 सब क्लॉज 2। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए है सी 89 सब क्लॉज 1, पर ये ओल्ड है, 2023 में चेंज हो चुका है, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। अब सिर्फ सेक्शन 89 है, उसमें सब क्लॉज 1 2 हट गए हैं, सेक्शन सही है, 89 अभी भी है। तो अब अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप मान लो सब कुछ सेम आएगा, कोई एक ऑप्शन मान लो 87 कर देंगे और इसको सिर्फ 89 छोड़ देंगे, तो आपका आंसर तब 89 होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन भी है 89 का सब क्लॉज 1 बात करता था सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, फुटनोट में मेंशन्ड है, बट ये पुराना क्वेश्चन है तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। मान लो सेम पूछ भी लिया जाए तो आपको फुटनोट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू अपील इज ए नेचुरल राइट, इनहेरेंट राइट, स्टैट्यूटरी राइट या डेलीगेटेड राइट। करेक्ट आंसर है स्टैट्यूटरी राइट। अगर कोई राइट आपको किसी स्टैट्यूट से किसी कानून से मिल रहा है तो वो स्टैट्यूटरी राइट हो गया, है ना। एंड राइट टू अपील हमें वहीं से मिलता है, सेक्शन 96 में, क्रिएचर ऑफ अ स्टैट्यूट है इसलिए। डेलीगेटेड क्यों नहीं है, डेलीगेटेड का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता है, डेलीगेशन मतलब होता है पास ऑन करना। जैसे एक आदमी के पास कोई काम है कि उसको बोला गया है पूरे घर की सफाई करो, उसने अपने अंदर 3 लोग को डेलीगेट कर दिया कि तुम झाड़ू कर दो, तुम पोछा कर दो और तुम अलमारी साफ कर दो। इसे होता है काम बांटना, अपने से नीचे वालों को डेलीगेट करना, ठीक है, जो एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के साथ करता है, काम डेलीगेट करता है। क्या ये एक डेलीगेटेड राइट है, नहीं, क्योंकि आपको स्टैट्यूट डायरेक्ट ये राइट दे रही है, राइट टू अपील, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी स्टैट्यूटरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब होता है अपने आप से, एक्स पार्टे, हियरिंग बोथ पार्टीज या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर इज बी एक्स पार्टे। देखो सुओ मोटो क्या होता है, अपने आप से पास करना, तो नहीं,
टेम्पररी इंजंक्शन हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। बेयर एक्ट में आप जाके सर्च करोगे टेम्पररी इंजंक्शन देखना, एप्लीकेशन देनी पड़ती है तब होता है। कोर्ट कब पास करता है? जब आप एप्लीकेशन देते हो। अपने आप से कोर्ट नहीं पास करता है, तो सो मोटो नहीं हो सकता। वो दोनों पार्टीज को सुन के, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दोनों पार्टीज को सुनते हैं। जब अर्जेंट सिचुएशंस होती हैं तो एक पार्टी की बिना सुने भी सिंपली इंजंक्शन पास किया जा सकता है। एक्स पार्टी ऑर्डर 39 में बात हुई है, अर्जेंट केसेस विदाउट गिविंग नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी टू प्रिवेंट इमीडिएट एंड इररेपरेबल इंजरी। अगर अर्जेंट सिचुएशन है कि कोई इमीडिएट इंजरी हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है, तो अर्जेंट बेसिस पे पास किया जा सकता है बिना सामने वाली पार्टी को नोटिस दिए। नॉर्मली इंजंक्शन पास करने में सामने वाली पार्टी को नोटिस दिया जाता है, तो इसलिए एक्स पार्टी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी इज बाइंडिंग ऑन। सेक्शन 80 जो सीपीसी का है वो किस पे बाइंडिंग है? हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज या ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखोगे सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस में देखोगे गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सब पे बाइंडिंग होती है। तो अगर कोई लॉ पूरे सब पे अप्लाई हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो हाई कोर्ट हो, सिविल जज का कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, सब पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, सबको वो कानून मानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, foreign judgment is defined in CPC. Option A, under section 2 subclause 6, subclause 2 subclause 7, 2 subclause 8 या D, none of the above. This is a very easy question. Option A, 2 subclause 6, इंडेक्स में जाके देखोगे वहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सूट वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए, सूट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। ऑप्शन बी, सूट इज लायबल टू बी स्टेड। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी या डी, नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज ए, सूट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। सेक्शन 11 जाके देखना। द रीजन आई हैव नॉट अटैच्ड द बेयर एक्ट इज बिकॉज हम इसको पार्ट 1 में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रही है तो सूट सीधे सीधे डिसमिस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 16 CPC, a suit relating to immovable property can be filed in a court whose local jurisdiction is. सेक्शन 16 CPC के अंडर अगर कोई सूट है रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो कहाँ फाइल हो सकती है, किस कोर्ट में? ठीक है, किसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में? वहां पे ऑप्शन ए, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ऑप्शन बी, जहां पे डिफेंडेंट वॉलंटरी रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी या डी, नन ऑफ द अबव? सेम क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ था। करेक्ट आंसर इज ए, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सेक्शन 16 देखोगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी सूट अलग टाइप की इमूवेबल से रिलेटेड, तो इट वुड बी विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, प्लीडिंग मीन्स, प्लीडिंग क्या है? ऑप्शन ए, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ऑप्शन बी, प्लेंट ओनली। ऑप्शन सी, रिटन स्टेटमेंट। ऑप्शन डी, ओरल स्टेटमेंट बाय द प्लीडर। करेक्ट आंसर इज ए, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग जनरली में पहली लाइन ही यही है, प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फेलियर टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 रूल नंबर 10 ऑफ सीपीसी, द कोर्ट में, अगर ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर आप रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाते हो, फेल कर जाते हो, तो कोर्ट क्या करेगा? ऑप्शन ए, पास एनी अदर ऑर्डर। ऑप्शन बी, ऑर्डर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द डिग्री। ऑप्शन सी, मे प्रोनाउंस द जजमेंट एट वंस, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो रूल नंबर 10 देखोगे, प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट। देखो, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई और ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है, और डिक्री दे सकते हैं, इसका मतलब एट वंस भी जजमेंट अनाउंस कर सकते हैं। तो मे प्रोनाउंस जजमेंट एट वंस, क्योंकि डिक्री अगर इशू कर रहे हो यानी एक बार में पास कर रहे हो। पास एनी अदर ऑर्डर, ठीक है, कोई और ऑर्डर भी पास कर सकते हो, तो इस केस में आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मान लो आप इसको लेके थोड़ा श्योर नहीं भी हो, बट आपके दो ऑप्शन अगर सही बैठ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में डी मार्क करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गार्निशी? ऑप्शन ए, अ थर्ड पार्टी हु इज इंस्ट्रक्टेड बाय वे ऑफ लीगल नोटिस टू सरेंडर मनी टू सेटल अ डेट और क्लेम। कोई थर्ड पार्टी जिसको इंस्ट्रक्ट किया गया है एक लीगल नोटिस से कि आप सरेंडर करो मनी कोई डेट या क्लेम को सेटल करने के लिए। ऑप्शन बी, अ बोरोवर अरेस्टेड फॉर डिफॉल्टिंग। ऑप्शन सी, अ पर्सन हु कैन नॉट रीपे अ लोन, बैंक लोन। ऑप्शन डी, पर्सन हु मॉर्गेज्ड हिज फार्मलैंड। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, अ पर्सन हु मॉर्गेज्ड हिज फार्मलैंड। गार्निशी कौन होता है? आंसर इज ऑप्शन ए, अ थर्ड पार्टी जिसको इंस्ट्रक्ट किया है लीगल नोटिस से कि आप पैसा देकर सेटल करो। ऑर्डर 21 रूल 46 47 इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लॉजेस 1 and 2 of section 145 of the CPC, a surety, option A, may render himself personally liable. Option B, may give a charge upon his property. Option C, he may undertake a personal liability and charge his property as further charge, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। 145 में देखोगे पर्सनली लाइबल कर सकता है, अपनी किसी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी फर्निश कर सकता है, और दोनों भी कर सकता है। ठीक है, वी आर डन विद पार्ट 2 हियर। इसके 2 से 3 पार्ट और आएंगे एंड वी विल बी डन विद सीपीसी बाय टुमारो। ओके, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना, एंड इफ यू थिंक देयर इज एन एरर डू कमेंट अबाउट इट, एंड इफ देयर इज आई विल रेक्टिफाई इट एंड पिन इट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप कोई भी लेक्चर देखो जो हम पहले कर चुके हैं वो भी या जो अभी कर रहे हैं, एक बार पिंड कमेंट जरूर देखना। किसी क्वेश्चन में कोई एरर होता है तो हम उसे वहां पे करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, प्लस आपको वहां पे डाउट्स पूछने का भी स्पेस मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क मी। ओके, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।